आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा अम्मी कि मेरे अब्बू कौन हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं वो, और तुम अकेले क्यों रहती हो। 22 साल के नदीम ने चीखते हुए अपनी अम्मी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी। क्या बताऊं बेटा, कैसे कहूं मैं। ये कहते हुए रजिया सुबकने लगी। तभी नदीम ने कहा, तुम क्या जानो अम्मी, मुझे किस जलालत का सामना हर रोज करना पड़ता है। तंग आ चुका हूं मैं लोगों की फफ्तियों और तानों से। ऐसा लगता है अभी जाकर दरिया में कूद जाऊं और खत्म कर लूं अपनी इस बदजात जिंदगी को। कब तक इस तरह घुट घुट कर जलालत की जिंदगी जीऊं अम्मी, आखिर कब तक। तुम बताती क्यों नहीं कौन है मेरे अब्बू। ये चीखते हुए नदीम अब रो पड़ा था। अंदर के कमरे में बैठा हुआ 12 साल का साहिल अपनी किताबें पढ़ रहा था, जो नदीम की तेज आवाज को सुनकर अब बाहर आ चुका था और अपने भोलेपन मासूमियत अंदाज में बोला, नदीम भाईजान, मेरे अब्बू का नाम अहमद शेख है और तुम मेरे बड़े भाई हो, तो इस हिसाब से तुम्हारे अब्बू का नाम भी तो अहमद शेख ही हुआ ना। कह दो ना यही बात सभी से, तुम क्यों अम्मी को परेशान करते हो। नदीम ने अपने छोटे भाई साहिल को देखा और अपने आंसू पोंछते हुए साहिल से कहा, तू चुप कर छोटे, ये तेरे स्कूल की किताबों का हिसाब किताब नहीं है, ये दुनियादारी की बातें हैं, अभी तेरे समझ में नहीं आएंगी। नदीम ने बड़े भाई का हक जताते हुए बड़े इत्मीनान से कहा और साहिल को पढ़ने के लिए फिर से कमरे के अंदर भेज दिया। नदीम ने अपनी अम्मी की तरफ देखा और अपनी नजरें नीची कर ली। नदीम रजिया को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन इस जमाने की रुसवाई और जलालतों ने आज तक भला किसको छोड़ा है। वो टूट चुका था। सुबकती हुई रजिया ने जब नदीम को देखा तो वो समझ गई कि जिस आग में वो आज तक जलती रही है, आज वही आग नदीम को जला रही थी। रजिया खुद इस आग में जलने को तैयार थी, लेकिन अपने बेटे को इस हाल में देखकर वो मजबूर हो चुकी थी और उसने फैसला कर लिया था कि आज वो नदीम को सब कुछ बता देगी। तभी रजिया ने नदीम के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो नदीम, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानियों को। कई सालों से मैंने भी समाज की तीखी नज़रों का सामना तड़प तड़प कर किया है। ये समाज का दस्तूर है बेटा कि गुनाह चाहे जिसने भी किया हो, गुनहगार वही समझा जाता है जो कमज़ोर होता है। और अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि समाज में औरतों की क्या हैसियत है। मैं भी इसी समाज में रही हूँ और इस नाते मैंने उस गुनाह की सज़ा अकेले ही भुगती है जो किसी शह पर मुझसे अनजाने में हो गई थी। और देखो, इस समाज के दस्तूर को जो असली गुनहगार है वो इस समाज में बाइज्जत मुझे ऐंठ कर घूम रहा है। रजिया ने समाज को धिक्कारते हुए नदीम को बताना शुरू किया। नदीम रजिया की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर बड़ी ही बेसब्री से बोला, पहेलियां क्यों बुझा रही हो अम्मी, सीधे सीधे बताती क्यों नहीं आप। तभी रजिया ने नदीम के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सीधे सीधे बात तेरी समझ में नहीं आएगी बेटा, फिर भी मैं तुझे सब बताने की कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए रजिया अपने अतीत में खोती चली गई। समीम भाईजान, आप मुझे हिसाब पढ़ा देंगे क्या? कल जनाब ने हिसाब याद करने को कहा था, याद नहीं हुआ तो बहुत मार पड़ेगी। किताबें हाथ में थामे 12 साल की रजिया अपना दुपट्टा संभालते हुए पड़ोस में रहने वाले 18 साल के शमीम के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। कमरे में शमीम जमीन पर बिछे गद्दे पर लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। रजिया की आवाज को सुनकर उसने रजिया की तरफ देखा और किताब अलग रखते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं रजिया, आजा आजा। शुक्रिया भाईजान। ये कहती हुई रजिया उसके नजदीक जाकर बैठ गई। शमीम शहर के कॉलेज में कॉमर्स का मुरीद था और उसे गणित में वैसे भी काफी दिलचस्पी थी। उसने बड़ी ही आसानी से रजिया को सभी हिसाब हल करने का तरीका समझा दिया। उस दिन के बाद से अब रजिया अक्सर शमीम के घर पढ़ने के लिए जाने लगी। रजिया की नजदीकियों से जवान होता हुआ शमीम मन ही मन खुश होता और जाने अनजाने उसे छूने का मौका तलाशता रहता। जबकि किशोरी अवस्था की दहलीज पर खड़ी रजिया भोलेपन से उसकी हरकतों को बड़े भाई का प्यार मानकर खुश होती, लेकिन ये उसका भ्रम ही साबित हुआ।
शमीम ने एक दिन घर में किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया और उसे किसी से कुछ ना बताने की धमकी भी दे डाली। मासूम रजिया मन कचोटकर खामोश रह गई। कुछ दिन की चुप्पी के बाद पढ़ाई के सिलसिले में ही वो फिर से शमीम के घर जाने लगी। उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझकर शमीम का हौसला और बढ़ गया और वो मौका देखकर अपने दिलो दिमाग में शैतानी फितरत लिए रजिया की मासूमियत का फायदा उठाने लगा। मासूम रजिया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उससे निगाह के सपने संजोने लगी थी और उसके साथ मोहब्बतों की राहों पर आगे बढ़ने लगी। शमीम का बड़ा भाई फहीम, जो कि अक्सर खेती के कामों में मशरूफ रहता था, एक दिन दोपहर में अचानक घर आ गया और इत्तेफाकन दालान के साथ वाले कमरे में उसने शमीम और रजिया को संजीदा हालत में देख लिया। उसे देखते ही रजिया अपने उलझे हुए कपड़े समेट कर वहां से भाग गई, लेकिन फहीम ने शहीम को जमकर डांट लगाई। उसने डांट डपट कर शमीम से रजिया के जिस्मानी ताल्लुक के बारे में जान लिया। उसे सब कुछ सच सच बताते हुए शमीम उसके पैरों में गिर पड़ा और उससे माफी मांगने लगा। उसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर फहीम के मन में एक शैतानी ख्याल ने जन्म ले लिया था। उसने शमीम को अपनी बात मानने की शर्त पर उसका ये राज राज ही रहने देने का वादा किया। मजबूरन शमीम को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। एक दिन फहीम के मंसूबे के मुताबिक शमीम की मदद से रजिया को फहीम की हवस का शिकार होना पड़ा। उस दिन के बाद से तीनों के दरमियान तहबीज और रिश्तों की लिहाज की चादर तार तार होती रही। दोनों भाइयों के पास महज वो एक कठपुतली बनकर रह गई, लेकिन पता नहीं क्यों वो खामोश रही, किसी से कुछ नहीं बताया। दिन बीतते रहे और रजिया की खामोशी के बावजूद कुदरत ने अपने मिजाज के मुताबिक अपना काम जारी रखा। अब रजिया के शरीर में काफी बदलाव आ चुका था और एक दिन इत्तेफाकन उसकी अम्मी की नजर उसके बढ़ते हुए पेट पर पड़ी। ये रजिया की जिंदगी में आने वाले तूफान की दस्तक थी। मामूली डांट फटकार से ही रजिया ने शमीम और फहीम की पूरी कारस्तानी बयां कर दी। फहीम और शमीम के अब्बू गांव के प्रधान होने के साथ ही उनका रुतबा गांव के ऊंचे लोगों में था, तो उनसे उलझकर कोई फायदा नहीं था। इसमें रजिया की ही बदनामी होती और उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। कौन करेगा उससे शादी? यही सोचकर रजिया की अम्मी ने उसके अब्बू को सब कुछ समझा बुझाकर रजिया को अपने भाई के घर भेज दिया और गांव में रजिया के बारे में पूछने वालों को ये बता दिया गया कि आगे की पढ़ाई के लिए रजिया अपने मामू के यहाँ शहर गई है। रजिया की अम्मी और अब्बू ने एक तरह से रजिया को समाज में जलील होने से बचा लिया था और अपनी इस अक्लमंदी पर वो बहुत खुश भी थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये सोच मासूम रजिया की जिंदगी में किस तरह की मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। मामू जान के यहाँ रहते हुए रजिया ने उनके घर पर ही एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया। प्यार भरे माहौल में रजिया और उसके बच्चे की परवरिश होने लगी। रजिया को अपने मामू के यहाँ आए हुए लगभग 1 साल हो चुका था। उसका बच्चा भी अब लगभग 7 महीने का हो गया। स्कूल और मदरसों में छुट्टियों के दौरान वो कुछ दिनों के लिए अपने घर भी हो आई थी, जिससे गांव समाज में ये संदेश गया कि सब ठीक है। रजिया की पढ़ाई मामू के यहाँ रहकर ही पूरी हो रही है। एक एक दिन गुजरते रहे और इस बात को अब 2 साल पूरे हो गए थे। मामू के यहाँ उसका बच्चा अब लगभग 1.5 साल का हो गया था। वो अब सबको पहचानने और बोलने भी लगा था। उसे बढ़ते हुए देखकर रजिया, जो कि अब वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर सिहर उठती थी। उसके भविष्य की कल्पना कभी कभी उसके जहन में एक भयंकर तूफान पैदा कर देती और अपने ख्यालों में आए बवंडर में वो खो जाती। इस तूफान में उसे अपना वजूद खोता हुआ सा नजर आता था और फिर वो हिचकियां लेकर सिसक पड़ती। उसका ज़मीर उसे धिक्कारता रहता था।
उस अपराध को मानने के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। उस खामोशी के लिए उसका मन हरदम कचोटता था। एक रूहानी आवाज उसके कानों में गूंजती रहती और उससे पूछती कि क्यों उसने खामोशी अख्तियार कर उन दोनों भाइयों के गुनाहों पर पर्दा डालने का काम किया। आखिर क्यों उनके किए की सजा भुगतने को मजबूर है वो। दो दागदार चेहरों को बचाने के लिए वो क्यों अपना चेहरा छुपाए हुए है। क्यों नहीं नोच लेती उन दो इंसानी भेड़ियों के चेहरों पर लगा शराफत का नकाब। क्या गुनाह है उसका। ऐसे कई सवाल उसके कानों में शोर मचाने लगते थे और फिर वो बेहिसाब रो पड़ती। सब कुछ देखते समझते अब वो वाकई अपनी उम्र से काफी बड़ी हो गई थी। मामू के यहाँ अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने गांव वापस आ गई। ना चाहते हुए भी 2.5 साल के मासूम नदीम को वो अपने मामू जान के घर छोड़ आई थी, जो उसके गांव से काफी दूर था। उसकी अम्मी ने उसे अपना वास्ता देकर उसके साथ हुए इस सारे हादसे का जिक्र किसी से भी ना करने की सख्त ताकीद दी थी और अपने दूध मुहे नदीम को भी भूल जाने की हिदायत दी। वक्त से पहले समझदार हो चुके उसके दिमाग ने भी उसके जज्बातों का मजाक उड़ाते हुए उसकी अम्मी की ही बातों का साथ दिया और बेबस लाचार रजिया खुद को वक्त के हालातों के हवाले करके सब कुछ उस परवरदिगार पर छोड़ दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते मासूम सी रजिया 21 बरस की एक खूबसूरत नौजवान औरत में तब्दील हो गई। नन्हा सा नदीम अपनी माँ से दूर रजिया के मामू जान के यहाँ पलता रहा। दूर एक रिश्तेदार की पहल पर रजिया का निकाह नजदीकी शहर के एक कारोबारी लड़के अहमद के साथ करवा दिया गया। क्या होगा अब रजिया का। उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भर जाएगी या फिर उसका अतीत उसकी जिंदगी में एक तूफान बनकर वापस आएगा। ये जानने के लिए बने रहें इस कहानी में। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग में ओनली स्टोरी फॉर यू पर। तब तक के लिए शब्बा खैर। रजिया के निगाह को लगभग 7 साल हो चुके थे। अपने मिजाज से रजिया ससुराल में सबकी चहेती बन गई थी। उसके शौहर अहमद भी उससे बहुत प्यार करते थे। उसके प्यार की निशानी साहिल अब लगभग 2 बरस का हो चला था कि एक बार फिर एक बहुत बड़े तूफान ने रजिया की जिंदगी में दस्तक दे दिया। हुआ यूं कि एक बहुत बड़े चक्रवर्ती तूफान के अंदेशे के चलते हुकूमत ने एहतियातन शहर में कर्फ्यू लगवा दिया था। निचले दायरे के लोगों को महफूज जगहों पर भेजने का काम जारी था। हुकूमत के साथ ही काबिल शहरी के लोग भी निचले दायरे में रहने वालों को मुमकिन तौर पर पनाह देकर इंसानियत का रिश्ता निभा रहे थे। किसी जरूरी काम से दुकान पर गया अहमद अभी घर नहीं पहुंचा था। शहर में तूफान अपनी दस्तक दे चुका था। तेज हवाओं के साथ ही बरसात की बूंदों की धुन पर आसमान में कड़कती बिजली भी ताल मिलाने लगी थी। तेज हवाओं के थपेड़ों के संग झूमते पेड़ों को देखकर रजिया सिहर उठी और मन ही मन अहमद की सलामती और घर आ जाने की दुआ करने लगी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रजिया ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर अहमद के साथ कोई उधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। रजिया ने स्वभाव के मुताबिक झुककर उसे सलाम किया। अहमद ने बताया उस आदमी का नाम करीम है और वो उसकी दुकान के सामने एक रेडी पर समोसे बेचता है। दिन भर काम करके उसकी दुकान के चबूतरे पर ही सो जाता है। अभी तूफान को देखते हुए उसका वहां रहना खतरनाक था, इसीलिए अहमद उसे अपने साथ घर ले आया। चाय नाश्ते के बाद करीम ने अचानक रजिया से पूछ लिया, तुम्हारा बेटा नदीम अब कैसा है? नदीम का नाम सुनते ही रजिया सन्न रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ऊंचे पहाड़ों से धक्का दे दिया था और उसके मन के अंदर
अब एक तूफान चलने लगा था, जो बाहर चल रहे उस तूफान से ज्यादा खतरनाक था। कि तभी अहमद ने करीम से कहा, जनाब साहिल नाम है हमारे लगते जिगर का, और खुदा की मेहरबानी से वो भला चंगा है। रजिया को घूरते हुए करीम ने फिर उससे पूछा, तुम खुदाबख्श की भांजी हो ना? मैं उनके मोहल्ले में ही रहता हूँ और अभी 8 दिन पहले ही वहां से आया हूँ। नदीम की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, शायद तुम्हें पता न चल पाया हो। अहमद को रजिया के मामू जान का नाम याद था, तो उसे करीम की बातों में सच्चाई नजर आई और उसने कड़ाई से रजिया से नदीम के बारे में पूछा। अब रजिया भला क्या करती? सामने नजर आ रहे सच को वो कब तक और कैसे झुठलाती? अहमद के सवालों से रजिया सुबकने लगी। अपनी नजरें चुराते हुए रजिया ने नदीम के पैदा होने की पूरी बात उसे बता दी और उससे माफी की गुहार लगाई। ये बताते हुए रजिया अपने दिलों दिमाग में अहमद के साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद कर रही थी जो प्यार, मोहब्बत और शिद्दत से भरे हुए थे। उन प्यारे लम्हों के हवाले से उसने सोचा कि अहमद उसको समझेगा और उसे माफ कर देगा, लेकिन सच्चाई का पता चलते ही अहमद अपने आपे से बाहर हो गया और करीम की मौजूदगी का लिहाज किए बिना ही वो रजिया पर टूट पड़ा। शैतानियत की हद को पार करते हुए अहमद ने रजिया के जिस्म पर लात घूंसों की बरसात कर दी। अहमद एक हट्टा कट्टा नौजवान था और वो अपनी पूरी ताकत से रजिया के जिस्म को छलनी छलनी कर रहा था। रजिया के जिस्म में अब सिर्फ चंद सांसें बची थी। उसका शरीर बुरी तरह जख्मों से भर चुका था। अहमद जब थक चुका था तो बुरी तरह हांफते हुए बोला, अब मैं तुझे एक पल भी अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहता। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इस बीच रजिया उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाई, अपने अच्छे खुशनुमा जिंदगी का हवाला दिया। लेकिन अहमद का दिल नहीं पसीजा और गुस्से में उसके मुंह से एक साथ निकल पड़ा, तलाक तलाक तलाक। दोनों हथेलियों से अपने कानों को बंद करती हुई रजिया उसके सामने बेतहाशा होकर रो रही थी, लेकिन अहमद को उस पर जरा भी रहम नहीं आया और इंसानियत को शर्मिंदा करते हुए अहमद ने सामने पड़ी हुई अधमरी रजिया के बालों को हाथों की मुट्ठी में जकड़ा और घसीटते हुए दरवाजे के बाहर ले जाकर सड़क पर फेंक दिया। उस रात भरी बरसात में अपने जिस्म पर लगे सैकड़ों जख्मों से उसे उतना दर्द नहीं हुआ था जो मंजर अहमद ने रजिया को उसके बाद दिखा दिया था, जिसे देखने से पहले रजिया की रूह उसके जिस्म से निकल जाना चाहती थी। अहमद ने लगते जिगर कहने वाले अपने साहिल को भी नहीं बख्शा था। दरवाजे के सामने से रजिया ने जब ये देखा तो वो कांपने लगी। घर के अंदर से अहमद अपनी बड़ी सी हथेली में अपने मासूम से बच्चे साहिल को दबोच कर ला रहा था और उसे रजिया के ऊपर उछालते हुए बोला, जा ले जा इस नाजायज औलाद को, पता नहीं तू किसका पाप मेरे सिर पर डाल रही थी। ये कहते हुए अहमद ने दरवाजा बंद कर दिया। तेज बरसात में उस घर की दहलीज पर खड़ी रजिया अब अपने मासूम से बच्चे को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रो रही थी। अपने मुंह से निकले खून को साफ करते हुए रजिया अपने अश्कों भरी निगाहों से आसमानों में देखने लगी। उसकी आंखों से बहता लहू और उसके कांपते हुए होठ आज पूछ लेना चाहते थे उस परवरदिगार से कि उसकी वफादारी का क्या यही हश्र होना था, और कितने जुल्मों सितम तय किए थे उस मालिक ने उसकी किस्मत में। रजिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो मर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आगोश में एक मासूम बच्चा सांसें ले रहा था।
अब उसके पास वहां से चले जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भरी बरसात और उस तेज तूफान में जिस्म पर सैकड़ों जख्म लिए अपने मासूम बच्चे को संभालती हुई उसे अपने आंचल में छुपाकर रजिया अब नंगे पैर ही उस रात वहां से निकल पड़ी। वक्त और हालातों की मारी हुई रजिया बेतहाशा होकर रोते हुए बस चली जा रही थी कि तभी एक रोती हुई दूसरी आवाज से रजिया का ध्यान टूट गया और अपने अतीत से वो बाहर आ गई। उसके सामने खड़ा नदीम रो रहा था। उसकी भी पलकें गीली थी। अपने आंसू को पोंछते हुए वो आगे बोली, बेटा, उस दिन जो तूफान बाहर तबाही मचा रहा था उससे कई गुना ज्यादा तबाही मेरी जिंदगी में मेरे घर में उठे उस तूफान ने मचा दिया था। मेरी बसी बसाई दुनिया उजड़ चुकी थी। अहमद ने साहिल को भी किसी का पाप कहकर अपनाने से मना कर दिया था। खुद को मर्द कहने वाले उस बदजात अहमद मियाँ ने मेरी वफादारी और मेरी मोहब्बत का यही सिला दिया था। मुझे मर्दों से नफरत हो गई थी तो दूसरा निकाह करने के लिए अम्मी अब्बू के फरमान की परवाह ना करते हुए मैंने मामूजान के यहाँ से तुझे अपने पास बुलवा लिया। लेकिन यहाँ भी मुझसे गलती हो गई। अपनी ममता के चलते मैं तुझे तो अपना लूंगी, लेकिन तेरे लिए एक अदद बाप का नाम कहाँ से लाऊंगी। ये कहते हुए रजिया बेतहाशा रो पड़ी थी। नदीम ने अपनी अम्मी को संभाला और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मत रो अम्मी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। ये कहकर नदीम ने रजिया को शांत करवा दिया था, लेकिन उसके अंदर एक ज्वालामुखी ने जन्म ले लिया था। वो शांत नहीं रहने वाला था जब तक कि उसकी अम्मी पर हुए जुल्मों का हिसाब वो बराबर ना कर ले। अगले ही दिन नदीम रजिया को लेकर थाने गया। थानेदार से मिलकर उसे पूरी बात बताते हुए शमीम और फहीम के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करने की दरख्वास्त की, लेकिन थानेदार ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। उसके मुताबिक सबूतों के ना होने से दोनों भाइयों का गुनाह साबित नहीं किया जा सकता था। उसने नदीम और रजिया को ये सारी बातें भूल जाने की नसीहत दी। अपने मिजाज से जिद्दी नदीम यही हार मानने वाला नहीं था। उसने एक समाज सेवी वकील से मदद ली। उस वकील की तहरीर पर थानेदार को शमीम और फहीम के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करना पड़ा। अदालत में कई दौर लंबी चली सुनवाई के बाद जज ने दोनों भाइयों को रजिया का गुनहगार मान लिया और उन्हें 7-7 साल की कड़े कारावास की सजा सुना दी। उन्हें सजा होने के बाद रजिया को जहां रूहानी खुशी मिली थी, वहीं नदीम की खोज अब मुकम्मल हो चली थी। वो शमीम और फहीम के पास गया। उनसे कहा, मैं हमेशा अम्मी से पूछता था कि मेरे अब्बू कौन हैं। आज ये जानकर खुद से नफरत हो रही है मुझे कि मेरी रगों में तुम्हारा खून है। ये कहते हुए नदीम की आंखों में खून उतर आया था, जिसे देखकर शमीम और फहीम दोनों घबरा गए थे। उनके चेहरे पसीने से तर-तर हो चुके थे। नदीम ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और उनके कान के पास जाकर धीरे से बोला, मेरे हिसाब से तुम दोनों के लिए अभी ये सजा काफी नहीं है। उसके मन के अंदर का तूफान इंतहा की हद पार कर रहा था। ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ फिर मिलूंगा आपसे ऑन स्टोरी फॉर यू पर। तब तक के लिए शब्बा खैर।